हेलो एवरीवन, सारथी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति को समझने के लिए हम लोगों ने कई सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करेंगे ताकि ये आसानी से समझ में आ सके। तो हम लोग इसमें बात करेंगे सबसे पहले परिचय, मतलब राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक पद क्या है, उसमें शक्तियों का प्रावधान कहाँ पर है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे राष्ट्रपति से के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, मतलब मतदाता कौन है, निर्वाचक मंडल कौन है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन विधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कब शुरू होता है, साथ ही पुनर्निर्वाचन मतलब री इलेक्शन, राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति की योग्यताएं और वेतन और सेवा शर्तें, सैलरी कितनी होती है, क्या कंडीशंस है, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप, शपथ किस तरह से लेते हैं, कौन शपथ दिलाते हैं, साथ ही राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, किस आधार पर हटाते हैं और हटाने की विधि क्या है, उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति पढ़ने से पहले केंद्र या यूनियन के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं संघ की। संघ जिसे इंग्लिश में यूनियन भी कहा जाता है, आम बोलचाल में केंद्र भी कहते हैं। तो संघ या यूनियन का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। पहला पॉइंट ये संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद रहेगा इसका 52 से 151। अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ या यूनियन का उल्लेख है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरकार से संबंधित डिस्कस किया था कि सरकार के अंग कितने हैं, सरकार क्या होती है। तो थोड़ा यहाँ पे राष्ट्रपति से ये रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना, जो कानून बना है उसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसे हम लोग केंद्र में जैसे संसद है, राज्य में विधानमंडल है, तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। जबकि न्यायपालिका का कार्य है कानून की निगरानी। निगरानी मतलब क्या, सुपरविजन करना कि भाई कानून सही से लागू हुआ है या नहीं, कानून का निर्माण सही से हुआ है कि नहीं, तो संविधान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, इसकी निगरानी कौन करता है, इसका ध्यान कौन रखता है, न्यायपालिका रखती है। तो जैसा कि आपको बताया, संघ या केंद्र का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो केंद्र की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 78 तक, 78 तक है। जबकि केंद्र की व्यवस्थापिका का उल्लेख है, यह अनुच्छेद 79 79 से 123 तक है। सीक्वेंस में रहेगा 52 से 78, 79 से 123, और न्यायपालिका का उल्लेख रहेगा अनुच्छेद 124 से 147। तीनों का सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, 52 से 78 कार्यपालिका, 79 से 123 व्यवस्थापिका और 124 से 147 न्यायपालिका। आर्टिकल 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब केग का उल्लेख है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का भाग होता है, इसीलिए कार्यपालिका का डिस्कस किया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक है। तो हम लोग अब बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के संदर्भ में हम लोगों को 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला कि कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, साथ ही महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ये टर्म भी प्रचलित है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये 4 पॉइंट्स जो है यह कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का ही भाग है। अब हम लोग इसके आर्टिकल वाइज बात करें तो राष्ट्रपति से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62 तक है। जबकि उपराष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 63 से 68 तक है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, वह है 74, 75, 77 और 78। जबकि लास्ट में एक बचा आर्टिकल 76, उससे यह संबंधित है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल से। तो महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में। आगे हम लोग बात करें, कार्यपालिका की बात हो गई, अब हम राष्ट्रपति से संबंधित बात करेंगे कि भी राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर है। राष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का जो पद है वह एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब क्या होता है कि संविधान में उल्लेख है, और अभी हमने बात करी राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कहां पर है,
अनुच्छेद 52 से 62 तक। और इस कारण से क्या है, एक सबसे बड़ी पॉइंट बात क्या है, राष्ट्रपति का पद भारत में सबसे बड़ा पद होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, ठीक है, पहली बात ये। और इसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, इस कारण से भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें आर्टिकल 52, 52 में क्या है, 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 52 में, और इसी कारण से एक संवैधानिक पद हो गया क्योंकि संविधान में उल्लेख है। और अब हम बात करें 52 के बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित शक्ति के बारे में, कि शक्तियां क्या है। तो इससे संबंधित आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 में क्या है, इसमें एक लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां, जो केंद्र की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगी, वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, राष्ट्रपति में निहित होगी, मतलब क्या है कि राष्ट्रपति सबसे पावरफुल हो गया। लेकिन इसी में ही लिखा हुआ है कि इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। अधीनस्थ मतलब जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है उनकी सहायता से करेगा। इसको हम लोग एक सिंपल तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फैमिली होती है, उसमें दादाजी सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो परिवार में जो पैसे की व्यवस्था है या मैनेजमेंट है, प्रबंधन का कार्य पिताजी करते। तो उसी तरह जो राष्ट्रपति का पद है, यह एक नाम मात्र, इनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। ये प्रमुख व्यक्ति है लेकिन इनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, जबकि ये संवैधानिक प्रमुख है। भारत का सबसे बड़ा पद कौन है, राष्ट्रपति का है। तो भारत का जो सबसे बड़ा पद या संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक शक्तियां कौन प्रयोग करता है, वह प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री। तो यहां पर आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियां हैं या किसमें निहित होगी वो समझ आया, और उसका उल्लेख है आर्टिकल 53 में। अब हम बात करें, शक्तियों की बात हो गई, राष्ट्रपति का पद हमें समझ आया कि भाई संवैधानिक पद है। तो बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है। निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल ग्रुप। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। इसमें बात करें निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है वह उसका अनुच्छेद है आर्टिकल 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। इसमें आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है संसद के दोनों सदनों के। अब दोनों सदन कौन कौन से हैं, एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला पॉइंट ये। दूसरा, सभी राज्यों की, भारत में राज्य कितने हैं वर्तमान में, 28। तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के, दूसरा पॉइंट है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे निर्वाचक का ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट है वह है दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के, दिल्ली पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या गौर किया, जो निर्वाचित शब्द है अलग कलर से इसीलिए लिखा है कि आपको ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स है, जनता द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए निर्वाचित लिखा हुआ है, ठीक है, पहली चीज ये। अब हम बात करेंगे कि जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं का जो ये इनका प्रावधान है, इन सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, वह पहले से नहीं थे। इन्हें 70वें संविधान 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। पहली चीज ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 70वें। कब जोड़ा गया, 1992 में। तो ये निर्वाचक मंडल से संबंधित बात हुई। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल में शामिल कौन नहीं होता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो उसकी बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो भाग नहीं लेते। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लोकसभा का प्रावधान तो अब खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। जो आंग्ल भारतीय का प्रावधान था वो भाग नहीं लेते, वर्तमान में ये प्रावधान भी खत्म हो गया। तो विधान परिषद के, अगला पॉइंट है विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अब यहाँ पे आपका प्रश्न होगा कि भाई निर्वाचित सदस्य विधानसभा के क्यों भाग नहीं लेते, क्योंकि भारत में
सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, इसीलिए सभी राज्यों को बराबर या समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे एक सारांश में हम लोग बात करें कि लोकसभा मतलब संसद के मनोनीत सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, साथ ही विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते क्योंकि वह सभी राज्यों में नहीं है। तो ये भाग नहीं लेते। और 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने, निर्वाचक मंडल में कौन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले पहले आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कौन थे। आपको पता होगा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे, हालांकि यह प्रावधान अब समाप्त हो गया है। लेकिन जो आंग्ल भारतीय किसने भाग लिया, तो वो थे डेरेक ओब्रायन। आपने नाम सुना होगा, अभी भी लोकसभा सदस्य है डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनके लोकसभा सांसद थे और इन्होंने वर्ष 2012 में भाग लिया था राष्ट्रपति के चुनाव में। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे जिसमें प्रणब मुखर्जी विजयी हुए थे, उसमें भाग लिया था। तो आंग्ल भारतीय पहले कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, वह थे डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से थे। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आया कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, चुनाव की विधि क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करें। ये आपके नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि है, इलेक्टोरल मेथड है, किस तरह से चुनाव होता है, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि का उल्लेख सबसे पहले कौन से अनुच्छेद में है, इसकी बात करें तो इससे संबंधित आर्टिकल है 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है। आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में। समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल जो चुनाव में भाग लेते हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में और निर्वाचन विधि अनुच्छेद 55 में। बात करें प्रस्तावक और अनुमोदक की, जो राष्ट्रपति, जैसे इस तरह एक तरह से आप सपोर्टर माने कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्ताव पेश करते कि ये राष्ट्रपति होंगे, तो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक होने चाहिए 50 और अनुमोदक भी होने चाहिए 50। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये दोनों प्रस्तावक और अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से ही होंगे। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए, उनमें से ही होना चाहिए। यह प्रस्तावक और अनुमोदक आम आदमी नहीं हो सकते, यह सांसद या विधायक ही हो सकते हैं। यह चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है, प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करानी होती है, तो यह जमानत राशि है 15,000 रुपए। और यह जमानत राशि अगर कुल वेद मतों का, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रत्याशी को कुल वेद मतों का अगर 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है तो यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। यह चीज ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी तक बात की राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में, एक तो उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55 में, प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 और राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है प्रत्याशी की 15,000 रुपए। आगे हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब उसकी एक विधि है, विधि का नाम थोड़ा सा आपके लेंदी है। आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव जो निर्वाचन विधि है, यह इंडियन पॉलिटी में इस सब्जेक्ट में सबसे टफेस्ट ये पोर्शन रहता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने कई सेक्शंस में बांटा है। निर्वाचन विधि को भी हम लोग फ्रैक्शन में करके हम लोग समझेंगे कि भाई किस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, इतना बड़ा नाम है लेकिन इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। सबसे पहले बात करें अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं,
तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए एक निश्चित वोट, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, एक निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त करने होते हैं, इसीलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। अब इसमें जीत के लिए कोटा क्या होता है, इसमें है कुल वेद मत, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वेद मत, और पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ पे राष्ट्रपति का पद एक ही है तो पदों की संख्या एक ही होगी, +1 और +1, ये एक फॉर्मूला है। इसके ये कम से कम कोटा है कि भाई इतना कोटा तो मिलना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि भाई कुल वेद मत है जैसे 100, ठीक है। अब पदों की संख्या एक ही राष्ट्रपति है तो एक है, तो 2, 1 + 1 2 और +1, तो मतलब कुल वेद मत अगर 100 है तो कोटा कितना होगा, ये कोटा होगा आपके 51 का। कम से कम 51 वोट तो मिलने ही चाहिए जो राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है। लेकिन लोकसभा विधानसभाओं में ऐसा नहीं होता कि जिसको सर्वाधिक वोट मिलता है वही जीतता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। ये चीज आपको समझ में आई। आगे हम लोग बात करें एकल संक्रमणीय, इसको इंग्लिश में आप थोड़ा अगर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एकल संक्रमणीय को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब आपका वोट, जैसे लोकसभा विधानसभा में हम लोग क्या है, जिसको जिताना होता है, जो हमारे पसंद का प्रत्याशी होता है, हम सिर्फ उसी को वोट देते। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। वरीयता मतलब जैसे जो जिसको हम लोग जिताना चाहते हैं उसको सबसे पहली वरीयता देंगे और अन्य प्रत्याशियों को दूसरी तीसरी वरीयता देंगे। तो इसीलिए ये एकल संक्रमणीय है कि भाई वरीयता के आधार पर वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल, सभी को वोट देना होता है और वरीयता के आधार पर देना होता है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित इतनी बड़ी, इसका निर्वाचन विधि का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। तो हम लोगों ने 2 सेक्शन इसमें समझ लिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संक्रमणीय क्या होता है। बात करें गुप्त मतदान प्रणाली, तो इसमें हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह पूर्णतः गोपनीय तरीके से होता है। मतलब किस निर्वाचक मंडल में किस विधायक या सांसद ने किसको वोट दिया है यह पता नहीं चलता है। और इसी कारण से राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा में या लोकसभा में या कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो उसमें व्हिप जारी किए जाते हैं और पार्टी के सदस्यों को पार्टी के अनुसार ही चलना होता है। अगर नहीं चलते तो वह अयोग्य घोषित हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सभी को निष्पक्ष मतदान का अवसर मिले और निष्पक्ष तरीके से राष्ट्रपति चुना जाए, इसीलिए गुप्त मतदान प्रणाली का प्रावधान किया गया है। तो व्हिप जारी नहीं होता इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन सही दे देंगे, एक कथन दे देंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी किया जाता है, तो व्हिप जारी नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो ये 3 टर्मिनोलॉजी थी ये आपको आई थिंक समझ में आई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे अपन लोकसभा के चुनाव में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले हम लोग वोट देते हैं, हमारा एक वोट, एक व्यक्ति का एक वोट माना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या, वोट वैल्यू निकाली जाती है, मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे एक विधायक का मत मूल्य क्या होगा उसके बारे में बात करें। एक विधायक का मत मूल्य होता है उस राज्य की जनसंख्या, उसमें हम लोग भाग देंगे जो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है उनका भाग देंगे। और ये जो इसका रिजल्ट है ये काफी बड़ा डिजिट में आता है, इसीलिए इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह एक विधायक का मत मूल्य होता है। ये चीज ध्यान रखना है। अब राज्य की जनसंख्या, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी के टर्म से कि राज्य की जो जनसंख्या है वह उसका आधार वर्ष किस जनसंख्या को माना जाता है। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास 2011 के डाटा है, जल्दी ही हमारे नई जनगणना के भी डाटा आएंगे। लेकिन जो यहाँ पर मत मूल्य निकाला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो कौन से वर्ष की जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है, उसका आधार वर्ष है 1971। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, उसका आधार है 1971। अब 1971 वर्ष की जनसंख्या का आधार वर्ष क्यों माना गया, उसका एक कारण है कि 1971 तक तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जनसंख्या का अनुपात एक समान ही था, मतलब समान दर से बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद से उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी, तो जिसकी आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसका मत मूल्य भी ज्यादा होगा। इसी कारण से उत्तर और दक्षिण भारत में विरोध बढ़ा और इस कारण से यह आधार वर्ष रखा गया 1971। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा रखा जाता है,
1971 रखा जाता है। ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें, विधायक का मत मूल्य है, आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे किस राज्य में सर्वाधिक मत मूल्य है। तो यहाँ पे सर्वाधिक मत मूल्य वाला राज्य कौन सा है, एक मिनट, यहाँ पे सर्वाधिक मत मूल्य वाला राज्य कौन सा है उसकी बात करें हम, तो सर्वाधिक मत मूल्य वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य का सर्वाधिक मत मूल्य है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है और इसका मत मूल्य है 208। 208 इसका मत मूल्य है। जबकि न्यूनतम मत मूल्य वाला राज्य है, न्यूनतम मत मूल्य है सिक्किम का। सिक्किम का न्यूनतम मत मूल्य, और ये कितना है, सिर्फ 7 है। तो सर्वाधिक मत मूल्य वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका मत मूल्य है 208 और न्यूनतम मत मूल्य सिक्किम का है। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मत मूल्य कैसे निकालते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, एक तो ये तो सबसे पहले बात हुई विधायकों का मत मूल्य निकालने की। अब हम बात करेंगे सांसद जो एमपी है उसका मत मूल्य कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ये आप देख सकते हैं, एक सांसद का मत मूल्य। अब सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने विधायक का मत मूल्य निकाला। तो अब जितने भी राज्य है सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का योग है, सभी राज्य प्लस दिल्ली पुडुचेरी जो है, जो विधानसभा के निर्वाचित विधायक है उनके निर्वाचित विधायकों के मत मूल्यों का योग, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के जो सदस्य है निर्वाचित, उनको उनसे डिवाइड करेंगे तो एक सांसद का मत मूल्य आएगा। वर्तमान में एक सांसद का मत मूल्य है वह है 700। वर्तमान में एक सांसद का मत मूल्य है 700, पहले 708 था लेकिन वर्तमान में 700 है। ये सारा डाटा जो है वह निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे मिल जाता है, आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति, अब यहाँ पे चुनाव कैसे होता है वह आपको समझ में आया। चुनाव होता कैसे है कि मत मूल्य निकाला जाता है, निर्वाचन विधि आपको समझ में आई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। अब अगर राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है, तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है चुनाव आयोग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है चुनाव आयोग। और राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भी जारी कौन करता है, अधिसूचना भी जारी करता है, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भी जारी करता है चुनाव आयोग। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव को लेकर कोई विवाद हो गया कि भाई ये चुनाव सही नहीं हुआ है या कुछ अवैध है, तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मतभेद है, जो विरोध है, उसका निर्णय कहाँ किया जा सकता है, तो उससे संबंधित निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं तो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद है और सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 71 में, 71 में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा आपको। आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए चुनाव कैसे होता है, चुनाव में भाग कौन लेता है, ये आपको समझ आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन भी, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है इसका उल्लेख है, पहले बात करें आर्टिकल की, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। आर्टिकल 56 में है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, अवधि है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और ये शुरू कब होता है, शपथ ग्रहण से। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन अगर कार्यकाल पूरा हो जाए और नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तो भी कार्यकाल के बाद भी पद पर रह सकता है। कार्यकाल के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने पर भी पद पर रह सकता है, ये चीज ध्यान रखना है। एक मिनट, पद पर रहता है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तो क्या वो
स्वतः हट जाएगा, नहीं हटेगा। जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता तब तक वही राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी के सेगमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है। आगे बात करें राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसे देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए है क्योंकि स्टेट पीसीएस में पूछा भी गया है। बात करते उपराष्ट्रपति को इस्तीफा तो दिया, लेकिन सूचना लोकसभा अध्यक्ष को क्यों देंगे, इसका एक कारण है। देखिए राष्ट्रपति का जो पद है वह भारत का सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। सबसे बड़ा पद अगर रिक्त होता है तो जो जनता की सभा है, लोगों की सभा है, जिसे लोकसभा कहा जाता है, उनके सदस्यों को पता होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो यहां पर आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित, इस्तीफे से संबंधित सारे प्रोविजन समझ आए होंगे आई थिंक। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी पुनर्निर्वाचन की पात्रता की। तो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद रहेगा आपके 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। मतलब भारत में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर कोई भी रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार 3 बार 5 बार लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार पद पर रह सकता है। जैसे बराक ओबामा अभी आप जानते होंगे 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अनलिमिटेड टाइम तक आप राष्ट्रपति रह सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति के रूप में उनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। यूएसए में मैंने आपको स्थिति बताई, यूएसए में सिर्फ कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। जबकि भारत में कितनी भी बार बन सकता है, ठीक है, भारत में कई बार बन सकता है, ये चीज हम लोग ध्यान रखें। और अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने, बाकी सभी 1-1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे, और राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। पुनर्निर्वाचन मतलब भारत में ये प्रोविजन है कि राष्ट्रपति कई बार चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है, सिर्फ 2 बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी योग्यताओं के बारे में बात करेंगे अब। तो राष्ट्रपति पद है तो अहर्ताएं, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि योग्यता तो मालूम रहता है लेकिन अहर्ता क्या होता है ये पता नहीं रहता, तो ये ध्यान रखना है। अब इसका अनुच्छेद कौन सा है, राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख या अर्हताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 58 में। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, पहली चीज भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट ये। दूसरा, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यहां पे आपको ध्यान रखना है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ये चीज ध्यान है। यहाँ पे लोकसभा क्यों रखी गई मैं आपको बताता हूँ। भारत का सबसे बड़ा जो पद है वह राष्ट्रपति का है। जो राष्ट्रपति का पद है वह जनता का प्रतिनिधि बनने का योग्य तो होना ही चाहिए, इसीलिए लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये चीज है। तीसरा है लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद है कि अगर कोई सरकारी आप विभाग में आप सेवाएं दे रहे हैं और उससे आपको धन की प्राप्ति हो रही है तो वह लाभ का पद। लेकिन ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में लाभ का पद परिभाषित नहीं है। यहाँ पे एक चीज और पॉइंट है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
और यह एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, भारत का नागरिक हो। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रपति की योग्यताओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो उसमें लिखा था, एक ऑप्शन था भारत का मूल नागरिक हो। भारत का मूल नागरिक होना जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक हो यही जरूरी है। तो जैसे जिस तरह से मैं आपको बताऊं, आप जैसे जानते होंगे सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ, वो भारत की मूल नागरिक नहीं है लेकिन भारत की नागरिक है। तो सोनिया गांधी भी भारत की राष्ट्रपति पद पर पद के लिए चुनाव लड़ सकती है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, भारत का नागरिक हो, मूल नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को समझ में आया होगा, लाभ के पद से संबंधित आपको सारी चीजें समझ आई। लेकिन लाभ के पद के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते। यह भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजन सरकार ने किए कि ये पद लाभ के पद में नहीं आते हैं। तो वो बात आपको डिस्कस 4-5 पॉइंट्स है। तो राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल है, केंद्र में मंत्री है या राज्य में मंत्री है, ये 5 जो पद है, ये पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं और लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि लाभ का पद संविधान में परिभाषित है, ये एक स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट था। तो इस तरह की चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। आगे हम लोग योग्यताओं के बारे में बात की, आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें, कंडीशंस क्या है, वेतन और सेवा शर्तें क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 में, हम लोग लगातार आर्टिकल एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा, मैं फिर रिवाइज भी करवा दूंगा। तो राष्ट्रपति पद हेतु शर्तों का उल्लेख आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 59 में है। और इससे संबंधित क्या प्रावधान है कि संसद और विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और वो जीत जाता है तो उसको तुरंत अपनी संसद या विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, वह सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो, ये योग्यताओं में भी था। अब राष्ट्रपति जो व्यक्ति चुना जाता है उन्हें राष्ट्रपति भवन आवास उपलब्ध कराया जाता है, वेतन एवं भत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5,08,000 रुपए होता है, ये राष्ट्रपति का वेतन है। ये वर्ष 2018 से बढ़ाया गया वेतन, वर्तमान में 5,08,000 रुपए है। अब हम एक और बात करें शर्तों की, कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों में कटौती नहीं। संसद वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है लेकिन किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा। ये एक विशेष अधिकार रहता है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कटौती नहीं हो सकती। तो राष्ट्रपति के पद है तो ये शर्तें हैं, इनका उल्लेख है अनुच्छेद 59 में। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे शपथ से संबंधित। तो राष्ट्रपति की शपथ का बात करें, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह शपथ दिलाएगा। पहली चीज ये, शपथ कौन दिलाता है ये क्लियर, शपथ का उल्लेख 60 में और शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब शपथ किसकी लेते हैं, आपको एक सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो शपथ सिर्फ 2 पॉइंट आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं राष्ट्रपति की शपथ का। एक तो संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब जो आर्टिकल 60 में क्या लिखा है, वो लिखा है संविधान की रक्षा को परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ये तीनों शब्द है, अलग अलग है लेकिन इन शब्दों का भावार्थ एक है, संविधान की रक्षा करना और लोगों के कल्याण। तो आपको एक चीज, आपको इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में सिर्फ 2 संवैधानिक पद है, केवल 2 ही पद है जो इस तरह की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की। उसमें एक तो है राष्ट्रपति, 2 ही पद इस तरह की शपथ लेते हैं, एक राष्ट्रपति लेते हैं और एक लेते हैं राज्यपाल। आपको समझाने की दृष्टि से बताऊं तो राष्ट्रपति एक तरह से देश का राजा होता है जबकि राज्यपाल एक तरह से राज्य का राजा होता है। समझाने की दृष्टि से आप समझ सकते। तो ये दोनों संविधान की रक्षा करेंगे और लोगों के कल्याण की शपथ सिर्फ ये 2 लोग ही लेते हैं। तो ये चीज भी एक ध्यान रखने लायक है। यहां पर आपको शपथ के बारे में पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति, एक लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, वो है राष्ट्रपति को हटाते कैसे, किस तरह से हटाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया का नाम क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करें
राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, उसमें बात करेंगे। उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जो कई बार मीडिया, जो न्यूज चैनल्स है या कई बार समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर से कई बार गलत टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द का यूज किया गया है। कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी जो चुनाव आयुक्तों को हटाने का, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का के लिए महाभियोग शब्द यूज नहीं किया जाता। जनरली यह सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। महाभियोग प्रक्रिया का नाम है महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। सर, राष्ट्रपति को किस आधार पर या किस कारण पर हटाया जा सकता है? सिर्फ एक ही कारण है, एकमात्र कारण है, और वह है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। एक ही कारण है, बाकी कदाचार, अक्षमता, इस तरह से राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, संविधान का उल्लंघन। अब अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव कौन ला सकता है? पहली चीज, प्रस्ताव लाने हेतु किस सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति का पद है, आप ऐसे आसानी से नहीं हटा सकते। इसीलिए प्रस्ताव लाने हेतु कितने सदस्य? 1/4। किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं 1/4 सदस्य, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाए तो इस पर सुनवाई होगी, इस पर बात प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? पहले तो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे क्या चीज ध्यान रखना है? संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा में भी आप प्रस्ताव ला सकते हैं और राज्यसभा में भी आप प्रस्ताव ला सकते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। और प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? वह 1/4 सदस्य, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग प्रस्ताव लाने हेतु आवश्यक है। ठीक है। बात करें नोटिस की अवधि, राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने से पहले नोटिस देना होता है कितने दिनों पूर्व? और ये 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को पक्ष रखने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो ये चीज है जो राष्ट्रपति के हटाने से संबंधित है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति को किस बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। तो हम लोग बात करें, जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं कि जैसे एक सदन है, अब उसमें प्रस्ताव लाया गया, तो इस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, तो दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करता है। अब जांच करता है तो जांच करने का एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बैठेगा, पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश बैठेगा। तो प्रक्रिया क्या है? देखिए, न्यायिक सदस्य भी जांच करेंगे और सदन भी जांच करेगा। सदन में प्रस्ताव है, तो ये प्रक्रिया क्या है? जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यह अर्ध न्यायिक है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्ध न्यायिक है। यह चीज आपको समझ में आई होगी कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है और सदन भी शामिल है। तो प्रक्रिया किस तरह की हुई? अर्ध न्यायिक हुई। अब बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग कौन लेता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी में मतलब क्या? दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहां पे मैंने निर्वाचित सदस्य नाम नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों। निर्वाचित भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी भाग लेते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये पॉइंट बताने का मोटिव कि भी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे ये चीज और ध्यान रखना है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं और सभी सदस्य भाग लेते हैं। पहली चीज ये। अब प्रस्ताव किस तरह से बढ़ेगा आगे, कितना बहुमत चाहिए? तो प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन की, जो सदन है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाए, सदन की
कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मुश्किल राष्ट्रपति को हटाना है और 2/3 बहुमत। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। जैसे मान लीजिए किसी सदन में 300 सदस्य है, तो 300 सदस्य है, अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक सदन के लिए कितना बहुमत चाहिए, तो इसका 2/3, तो इसका 2/3 होगा आपके 200। तो 300 अगर कुल सदस्य है तो 200 सदस्यों अगर राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में है तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका सबसे मुश्किल है भारत में। तो ये चीज इसीलिए है कि सबसे बड़ा पद है, इससे आसानी से नहीं हटाया जा सकता, विशेष कारणों से ही हटाया जा सकता है। अभी तक ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक प्रस्ताव एक सदन से पारित हो जाता है, जैसे एक सदन से लाया गया, यहां से 2/3 बहुमत से पारित हुआ, तो यह प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। ठीक है, पहले सदन से पारित हुआ, अब यह प्रस्ताव कहां जाएगा, दूसरे सदन में। अगर दूसरा सदन भी इसको कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित करता है तो फिर राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से उस राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। अगर दोनों सदनों से विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, वह पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के जो हटाने की प्रक्रिया आई होप समझ में आई होगी। आई थिंक ये राष्ट्रपति के विभिन्न प्रावधानों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये पूरा टॉपिक भारतीय संविधान में और भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे बड़ा टॉपिक है राष्ट्रपति। इसको हम लोग 8 से 10 क्लासेस में कंप्लीट होगा। इसकी शक्तियां पढ़ेंगे, इससे संबंधित विभिन्न और प्रावधान पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।